हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक बेड शोर। तो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है बेड शोर किसे कहा जाता है, जिसे बिस्तरे घाव भी कहा जाता है, राइट। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। बेड सोर्स ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर अल्सर एंड डेक्यूपेट अल्सर आर इंजर टू स्किन द अंडरलाइंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम prolonged pressure on the skin. Bed sore most often develop on skin that covers bony areas of the body such as the heel, ankle, hips and tailbones. अब देखिए, जो बेड शोर है वो क्या चीज़ है। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बेड शोर किसे कहा जाता है। बेड शोर क्या है? बेड शोर जिससे प्रेशर अल्सर भी कहा जाता है। डेक्यूबेट अल्सर स्मैप पर प्रेशर के कारण स्किन और टिश्यू पर चोट लगती है, यानी कि इट मीन्स जो पेशेंट होता है वो लगातार एक ही कंडीशन में रहता है। उस टाइम पर क्या होता है कि उनके जो बॉडी से और स्किन वाले एरिया पर ज़्यादातर बेड शोर हो जाते हैं। बेड शोर ज़्यादातर कहाँ होते हैं? स्किन पर डेवलप हो सकते हैं और बॉडी के बोन वाले एरिया को कवर करते हैं, जैसे कि एडी, टखनी, कूल्हे और टेल बोन। ठीक है, अब मैं आपको पूरी डिटेल में विस्तार करके बताती हूँ कि जो ये बेड शोर है कैसे होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे आप डिफाइन करके लिखेंगे। बेड शोर पेशेंट जो होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म तक एक ही कंडीशन में लेटे रहने से या बैठे रहने के कारण स्किन पर बनने वाले जो शोर हैं उसे हम बेड शोर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है वो लगातार एक ही कंडीशन में लेटा हुआ है या फिर बैठा हुआ है, यानी कि वो पेशेंट जो चल नहीं सकते, ठीक है, उठ नहीं सकते, एक ही कंडीशन में पड़े रहते हैं, ठीक है, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनको ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको ये बेड शोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लॉन्ग टर्म तक इन पर अगर कोई भी ध्यान ना दिया जाए तो इस कंडीशन में ये जो घाव हैं और भी ज़्यादा बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब पेशेंट या व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक एक ही कंडीशन में बिस्तर पर लेटा रहता है तो बॉडी के वे पार्ट जो बिस्तर के सीधे कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और उन पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। अगर कोई पेशेंट लगातार एक ही कंडीशन में लेटा रहेगा या बैठा रहेगा तो जो पार्ट उनका ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है उन पर क्या होता है? बेड शोर हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेड शोर बोलते हैं, जिसके कारण उस टाइम पर क्या होता है? पेशेंट के जो एरिया है उस एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। जो पेशेंट लगातार अगर बैठा रहता है, लेटा रहता है, मतलब साइड भी नहीं ले पाता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो उनका कोई ना कोई एरिया तो जरूरी प्रेशराइज तो होगा ही। तो उस टाइम पर क्या होगा? जो ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उस एरिया की जो टिश्यू की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है और ये घाव धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। समय रहते हैं अगर इन पर कोई ध्यान ना दिया जाए तो इनसे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। तो उस टाइम पर पेशेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ऐसा पेशेंट जो लगातार बेड पर ही पड़ा है, जो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो उनके लिए क्या होता है? उनकी केयर करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसकी केयर ना किया जाए तो वो घाव इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर जो पेशेंट है पहले जो कंडीशन थी, उनकी जो प्रॉब्लम डिजीज़ थी, उनको संभालते संभालते सेकेंडली उनको बेड शोर हो जाता है, फिर उनको इनकी केयर करनी पड़ती है। वो इतने बढ़ जाते हैं कि पेशेंट के जो ब्लड का फ्लो है वो कम होने लगता है, जिससे पेशेंट की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा नॉर्मल पेशेंट ही लगा लेते हैं जो कि 15 से 20 दिन सिर्फ एडमिट है हॉस्पिटल में। उस पेशेंट को भी ऐसा होता है कि उनको बेड शोर होने के चांसेस होते हैं। कई बार आपने पेशेंट के साथ आपने अगर कोई डिस्कशन किया होगा या उन्होंने भी बताया होगा कि मुझे सीधे लेटे लेटे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो करवट नहीं ले पाते हैं, तो उनको बेड शोर हुए होते हैं, जिससे उनको करवट लेने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उस टाइम पर उनकी केयर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर उनकी केयर ना किया जाए तो ये इतने घाव बढ़ जाते हैं जिसे हम बेड शोर कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ द योर बॉडी कैन लेसन द ब्लड फ्लो टू टिश्यू। अब जो प्रेशर है आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर लगातार प्रेशर पड़ने से टिश्यू में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अब यही बोल रहा है आप लोगों को।
अगर हम इसको पूरे डिटेल में जाने, अब इसमें छोटी सी हेडिंग है जो कि शायद आप लोगों को कम लग रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपको कैसे एक्सप्लेन करना है प्रेशर के बारे में। प्रेशर को हम हिंदी में दबाव भी बोलते हैं, दाब भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रेशर बोला जाता है। अब देखिए, जब कोई पेशेंट एक ही कंडीशन में लगातार लेटा रहता है, तो उस कंडीशन में बॉडी की जो ऑर्गन है डायरेक्ट बिस्तर के सीधे क्या होता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण इन ऑर्गन एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण उस एरिया की जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको पूरी तरह से क्या होता है, पोषण प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण उन एरिया में क्या होता है, डैमेज हो जाता है। उस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बेड शोर बन जाते हैं। ये सब किसका खेल हुआ, ये सब है प्रेशर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अकर व्हेन द स्किन रब अगेंस्ट क्लोथिंग और बेडिंग, इट कैन मेक wrinkle skin more vulnerable to injury, especially if the skin is also moist। अब देखिए फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन तब होता है जब स्किन कपड़ों या बिस्तर से रगड़ खाती है, और स्किन क्या होती है, काफ़ी नाजुक होती है। नाजुक स्किन को चोट लगने के लिए अधिक संवेदनशील बना सकता है, और खासकर अगर स्किन नम है। अगर आपकी स्किन पर कोई हवा नहीं लग रही है, स्किन काफ़ी ज़्यादा नम हो जाती है उस टाइम पर, अगर कोई भी पेशेंट लगातार एक ही कंडीशन में पड़ा रहता है। अब देखिए, जो बॉडी है, बॉडी की वे ऑर्गन जो बिस्तर के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, उनके बिस्तर के बीच में, ठीक है, बीच में होने वाली रगड़ या घर्षण, यानी जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, उसके कारण वहाँ की स्किन में थोड़ी नमी आ जाती है, नम हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है कि जो शोर है हो डेवलप होना शुरू हो सकता है। नॉर्मल जो मतलब फ्रिक्शन है होने के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, जैसे जब बिस्तर की सही बेड मेकिंग नहीं की गई हो। ठीक है, कब कब आपको ये मतलब कि चांसेस होते हैं, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। जब बिस्तर की सही बेड मेकिंग नहीं की गई हो, बिस्तर पर सलवटें मौजूद हों, ठीक है, जैसे कि आपका बेड है वो सही तरीके से ठीक ना किया गया हो, जो ऊपर बेडशीट बिछाई जाती है, अगर वो भी उन पर अगर सलवटें हैं, तो उस टाइम पे भी आपका फ्रिक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब मैनकिनटॉश का प्रयोग जब किया जाता है, यूज़ किया गया हो, लेकिन उसके ऊपर ड्रॉ शीट या जो टॉवल है नहीं लगाई गई हो। सेकेंडली, जब बिस्तर पर धूल, मिट्टी या फिर जैसे छोटे-छोटे भोजन के जो कण होते हैं, अगर वो प्रेज़ेंट है, पेशेंट को बिस्तर के एक ओर लाने के दौरान लापरवाही से खींचना। ठीक है, अगर जो बेडशीट है, अगर उसके ऊपर छोटा-छोटा धूल, मिट्टी या किसी ने जैसे कुछ खाना खाया पेशेंट ने, वो छोटे-छोटे जो खाने के टुकड़े होते हैं, वो नीचे गिर गए हैं, उनको क्लीन ना किया गया हो, अगर आप पेशेंट को खींचते हैं, ठीक है, उनका साइड चेंज करते हैं, वो जो टुकड़े होते हैं छोटे-छोटे, जैसे खाना खाते हैं, कुछ भी गिर जाता है, वो सीधा क्या होता है, शोर पे लग जाते हैं। शोर पे लगने से क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और कैसे हो सकता है, इसमें होता है जैसे कि प्लास्टर कास्ट, जो कि सिपलेंट और दूसरी जो खुरदरी जगह होती है, होने वाले घर्षण के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की स्किन को अगर सही तरीके से देखभाल ना किया गया हो, पेशेंट की अगर क्लीन ना किया जाए, उस टाइम भी बेड शोर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है। Next is here. Sear occur when two surfaces move in the opposite directions. For example, when this bed is elevated at the head, you can slide down in bed as the tailbone moves, and down the skin over the bone might stay in place. In essentially pulling is the opposite direction। अब देखिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को। ठीक है, अब इसमें कतरनी यानी कि जो इसमें सियर है, वो तब होती है टू सरफेस विपरीत दिशा में चलती हैं। फॉर एग्जांपल, जब बिस्तर सिर पर ऊंचा होता है, ठीक है, जब बिस्तर जो होता है वो सिर पर ऊंचा होता है, तो आप बिस्तर के पर नीचे की ओर खिसक सकते हैं। जैसे जैसे टेलबोन नीचे की ओर आएगी, और बोन के ऊपर की जो स्किन है अपनी जगह पर बनी रह सकती है। ठीक है, इस दिशा में ये खिसते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा, मैं आप लोगों को एक और पॉइंट
ऐड करना चाहूँगी जो कि मॉइस्चर, ठीक है। और ये जो मॉइस्चर है ये भी आप लोगों को अगर थोड़ा-सा एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें भी लिख देंगे तो आपका आसानी से मार्क्स भी मिल जाता है। और इसमें आप लिख देंगे मॉइस्चर। देखिए मॉइस्चर क्या होता है, अगर पेशेंट अधिक समय तक अगर मॉइस्चर इन्वायरमेंट में रहता है यानी कि नम वाले वातावरण में रहता है तो उसकी जो बिस्तरीय जो शोर है होने के चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म तक मॉइस्चर के कारण स्किन नम हो जाती है जो आसानी से गल जाती है। देखा होगा आपने कई बार जो पेशेंट होते हैं लगातार बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनको हवा क्रॉस नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में एक ही मतलब कि उनकी जो पोजीशन है उसमें रहते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, जब पेशेंट इसी कंडीशन में लगातार रहेगा, साइड चेंज नहीं कर पा रहा है, वो एक ही कंडीशन में पड़ा, उनकी पूरी बॉडी पे शोर हो जाते हैं और स्किन धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है। ठीक है, उनमें से थोड़ा सा रेशा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ जो इसके अंदर जो घाव है वो ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे पेशेंट का जो पेशेंट होते हैं जो लगातार बेड पर पड़े रहते हैं उनको क्या मल और यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती हो उनको, यानी कि कंट्रोल नहीं रहने की वजह से भी बिस्तर पर कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। तो उस टाइम पर पेशेंट की जो स्किन है वो ज़्यादा क्या होती है, मॉइस्चर में रह हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक रहने से स्किन भी गलना शुरू हो जाती है। तो उस लगातार अगर इसी कंडीशन में रहेगा तो उस टाइप पे उनकी हालत भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें, इमोबिलिटी, लैक ऑफ सेंसरी प्रिस्क्रिप्शंस, पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। अब इसमें है इमोबिलिटी, दी माइट बी ड्यू टू पुअर हेल्थ, स्पाइनल कोड इंजरी एंड अदर कॉजेज। ठीक है, अब इसमें क्या है रिस्क फैक्टर के अंदर, अगर देखें कि जो रिस्क फैक्टर है अगर इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या क्या आ सकता है। और ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए जो इसमें अंदर बात करें, जब कोई पेशेंट है उनका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो रीढ़ की जो बोन होती है उसकी चोट और अदर कारणों से भी हो सकती है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि इसके अंदर बताया गया है कि रिस्क फैक्टर है वो किस किस वजह से हो सकता है। इसमें लैक ऑफ सेंसरी प्रिस्क्रिप्शंस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ sensation and inability to feel pain of discomfort can result in not being aware of warning sign the needs of change position। अब इसमें देखिए लैक ऑफ सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो वो ज़्यादा उसकी कंडीशन मतलब ख़राब है, प्रॉब्लम में आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम बोन होती है रीढ़ की बोन में चोट और जो नर्व सिस्टम होता है, ठीक है, उस कंडीशन के कारण संवेदना को नुकसान हो सकता है, दर्द बेचैनी महसूस होने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और कंडीशन बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करें जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि अगर कोई ऐसा पोषण लिया जो कि आपकी स्किन और को बनाए रखने और टिश्यू के टूटने को रोकने के लिए लोगों को अपने दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए, कैलोरी लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए और खनिज पदार्थ भी लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जैसे कि ब्लड फ्लो को इफ़ेक्ट करने वाली जो कंडीशन है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम जो कि ब्लड फ्लो को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे इसके अंदर हम बात करें जो कि टिश्यू को डैमेज होने को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इसमें रिस्क फैक्टर और क्या क्या हो सकते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो ये रहती है कि रिड्यूस सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, यानी कि जो इसमें सेंसिटिविटी है उसका कम होना, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन यानी कि अपर्याप्त पोषण, और इसी से इसमें आएगा इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल एंड यूरिन, ओल्ड एज, लैक ऑफ एंड कंसेंशनेशन, सेमी कंसेशंस एंड प्रोटीन की कमी जिसको बोला जाता है, मल्टीपल एंड फ्रैक्चर्स या फिर ऑब्जाइटी लगा लीजिएगा, इन्फेक्शन या पैरालाइज पेशेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड एंड लैक ऑफ प्रॉपर नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, लॉन्ग टर्म इलनेस, लॉन्ग टर्म तक बढ़ना। अब इसके आपको जो सिम्टम है वो क्या क्या देखने को मिलेंगे, स्किन का नीला पड़ जाना,
स्किन आपकी मतलब कि कहीं वाइट और कहीं ब्लैक कहीं ब्लू कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्किन नीली हो जाए आपकी, ठीक है, या फिर स्किन पर आपने कई बार किसी वाइट स्पॉट वाले किसी भी इंसान को देखा हो, तो उस टाइम पर भी ऐसा कुछ हो जाए, इसमें चांसेस हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन जो कि स्किन रेड होना, पेन होना, नेक सैग और स्किन का संवेदनशील होना, गैंग्रीन होना और एपिडर्मिस का हटना, या फिर जो घाव है उसका गहरा होना, टिश्यू का गलना। नेक्स्ट इसके बाद है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं बेड शोर। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट जो आपको दिखे, अगर वो लॉन्ग टर्म तक बेड पर पड़ा है और उसकी अगर केयर ना किया जाए तो उनके बेड शोर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी पेशेंट है तो उनका साइड चेंज करते रहना चाहिए और उनकी पोजीशन है वो भी चेंज करनी चाहिए। यानी कि अगर एक ही कंडीशन में एक ही पोजीशन पर अगर पेशेंट पड़ा है तो उनके बेड शोर बढ़ने के चांसेस हैं। तो पेशेंट इरिटेशन महसूस करता है, पेशेंट को ये लगता है कि मैं पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि उनको अब जब ऐसी कंडीशन कोई भी इंसान है अगर उनको फीवर भी होता है, 5 दिन से ऊपर हो गया, 3 दिन से ऊपर हो गया, तो वो माइंड में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। हर एक पेशेंट के साथ यही होता है कि उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम या डिजीज़ होती है तो वो जो माइंड है उनका नेगेटिविटी होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो अगर उसकी केयर किया जाए तो वो अगर ठीक होना शुरू होता है तो उनकी पॉजिटिविटी आना शुरू होती है, ठीक है। तो यही है कि पेशेंट की केयर करनी चाहिए अगर उनको बेड शोर हो जाते हैं। अगर घर पर भी अगर कोई पेशेंट है लॉन्ग टर्म तक पड़ा है, अगर उनको ठीक करना है तो यही एक सबसे बेस्ट है कि पेशेंट का साइड चेंज करते रहना चाहिए, उनका केयर करते रहना चाहिए, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। और उनको खाने पीने का न्यूट्रिशंस हो गया और प्रोटीन हो गया, हर चीज़ उसको टाइम टू टाइम पे मिलना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना बेड शोर क्या है, बेड शोर कैसे होते हैं, बेड शोर के सिम्टम, रिस्क एंड जो इसके सिम्टम्स फैक्टर क्या क्या है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।